स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो इससे संबंधित चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर यानी कि स्रोत आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइव सेशन के एंड तक बने रहिए, आपको सभी इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो चैप्टर वाइज मैं आपको समझाऊंगा और देखो एक चीज और भी समझा देता हूँ। मैं आपको हिंदी में हर एक सोर्स क्वेश्चन जो है वो पढ़ के भी बताऊंगा, क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं जो आपका ये जैसे दे सकते हैं कलाकार और यथार्थवाद है, इसको इंग्लिश में जो पैसेज को ट्रांसलेट करके और इसके जो क्वेश्चन आंसर उन सभी को आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला चैप्टर 7 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसका छोटा सा स्रोत है कलाकार और यथार्थवाद। बच्चों लाइव चैट में आप अपने जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा कि सर हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। देखो सबसे पहला, कला प्रकृति में रची बसी है, जो इसके साथ को पकड़ सकता है वही इसे हासिल भी कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी कला को गणित के द्वारा दर्शा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से अपनी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी सिर्फ अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बन सकता जब तक उसके मन को जीवन की प्रति छवि से ना भर लिया जाए। तो ये हो गया आपका जो पैसेज है उसके बारे में। अब इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्ति की जो सुंदर आकृति है वो किस प्रकार से बना सकता है। तो हमने आंसर देखा था किस तरह से बना सकता है। जिंदगी की अपनी आकृति को अपनी कृति से जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर उसका चित्र होगा। यानी कि जो उसका कृति है, उसकी जो प्रकृति है उससे अगर उसका जुड़ाव है तो उसका जो चरित्र है वो भी सुंदर होगा। इस तरीके। अब देखो यथार्थवाद आपके टॉपिक का नाम है लेकिन इसमें यथार्थवाद दिया नहीं गया है। तो देखो मैं एक चीज आपको और भी क्लियर कर देता हूँ क्या, कि आपका जो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं जरूरी नहीं है कि तीनों क्वेश्चन आप किसी पैसेज से हो, आपके उस टॉपिक से भी संबंधित हो सकते हैं। जैसे ये वाला कि यथार्थवाद क्या है, तो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यानी कि यथार्थवाद सिंपल सा क्या है कि शरीर विज्ञान, रेखा गणित और भौतिकी सौंदर्य के अध्ययन को यथार्थवाद कहा जाता है। सिंपल सा इस तरीके से। ठीक है, व्यक्ति कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक उसे अपने मन के जीवन की प्रतिछवि उसके अंदर नहीं उभारेगा, यानी कि जब तक उसे दिखेगा नहीं, उसकी जो प्रतिछवि है वो अपने मन में नहीं भर लेगा, तब तक वो उसकी कल्पना मात्र से एक अच्छी आकृति नहीं बना सकता है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो इसको इंग्लिश में जिस मत को बच्चों को देखना है, तो आर्टिस्ट एंड रिलीजियम। तो जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये 3 दिए हुए हैं और इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 से। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं, क्या है, चार्ल्स डिकन्स के बारे में। चार्ल्स डिकन्स 1812 से 1817 औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उसके संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोकटाउन का सबसे बड़ा सटीक वर्णन किया है। यह लाल ईंटों से बना एक नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोत कर बदरंग न कर दिया हो। लेकिन यह हालत यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पोता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों का उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिसमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित न होकर लगातार निकलती रहती थी। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार, रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का हो गया था। वहां ढेरों इमारतें थीं जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हर दम कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा खड़कती रहती थी और वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में अपनी आंखें फोड़ रहा हो, ऐसा दिख रहा था। तो यह है चार्ल्स डिकेंस का एक पैसेज। अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति के बारे में यहाँ पे जो है आलोचना एक तरीके से की गई। तो सबसे पहला है, क्या आप चार्ल्स डिकेंस के द्वारा वर्णित औद्योगिकरण के प्रभावों से सहमत हैं? अगर हाँ तो क्यों? हाँ, हम इससे सहमत हैं क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं पर्यावरण दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़े थे।
जल प्रदूषण जैसे कि नदी, झीलें, नाले, इन सभी प्रदूषण हुआ। वायु प्रदूषण, कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां हुई तथा छोटे-छोटे उद्योग खत्म हो गए। रोजगार की तलाश में लोग शहर आते गए, जिससे शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो हाँ, हम जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा यहाँ पे जो वर्णित किया गया औद्योगीकरण का परिणाम वो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि औरतों का जो औद्योगीकरण था, उसपे औरतों और बच्चों का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है? तो देखो इसको आपको 2 मार्क्स में लिखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई 4 पॉइंट लिखेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर ये 8 मार्क्स में भी आ जाए या 6 मार्क्स में भी आ जाए, तो भी आप ये पूरे लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? मेरा मेन मकसद बच्चों आपको सिर्फ ये है कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसे इस तरीके से प्रोवाइड करो कि आपको और कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़े? तो देखो, पहला पॉइंट, शैशवावस्था में ही बच्चों की मौतें होने लगी। गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा हुई। पर्यावरण का क्षय, रोग, हैजा, बीमारियां इस तरीके की बहुत सारी औद्योगीकरण की देन बनी। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाने से उनके हाथ कुचल जाते थे। कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। उन्हें खदानों में ज्यादातर ले जाया जाता था, खास करके जो कोयला खदानें होती थी, क्योंकि वहां पे संकरा रास्ता हुआ करता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हुआ करता, जिससे दुर्घटना हो जाती थी। गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी में अधिक घंटे काम करना इनकी फितरत बन चुकी थी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम दी जाती थी। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक होता था। इसके विपरीत निम्न महिलाओं का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण हुआ करता था। इस तरीके से अब देखो, टॉपिक क्या है इसका, चार्ल्स डिकेंस का, कि इन्होंने औद्योगिकरण की आलोचना की है। तो इसमें औद्योगिकरण होता क्या, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, ये आपको समझाना पड़ सकता है। मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है कि इस टॉपिक से क्या-क्या बन सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन और पूछ दिया है कि औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लेख कीजिए। आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। 1 मार्क्स का आएगा ये। आपको नाम लिखने हैं, कोई 2 नाम लिखने हैं, सिंपल सा, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ताकि अगर ये 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख दोगे। बोलो बच्चों सभी कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं? लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर, हमें सारी चीजें अच्छी समझ में आ रही है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला अधिनियम आया 1819 में। इसमें ये कहा गया कि 9 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, उन पे आप फैक्ट्री पर काम नहीं करवा सकते, और जो 9 से 16 वर्ष की आयु के हैं, उनसे आप सिर्फ 12 घंटे काम करवाओगे। अधिनियम आया 1833 में। इसमें यह कहा गया कि जो 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उसे आप चाहें तो रेशम की फैक्ट्री में काम करवा सकते हो, ठीक है। खान कोयला खान अधिनियम आया 1842 में। इसमें यह कहा गया कि जो भी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं और जो स्त्रियां, उन्हें आप खानों में नहीं ले जा सकते हो। उसके बाद आया सबसे आखिरी फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। इसमें जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व स्त्रियां हैं, उनसे आप 10 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये कानून जो थे वो बनाए गए थे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलो, अब जो बच्चे इंग्लिश में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस, ये आपका पूरा का पूरा पैसेज हो जाएगा यहाँ से, और इसका क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं हमारा अगला जो आता है। देखो ये है हमारा यहाँ पे सिडनी के इलाके का एक वर्णन। तो सिडनी के इलाके का क्या वर्णन देखने को मिलेगा, चलो इसे भी पढ़ते हैं। ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नवातुम हाँ, ये नवागंतुक बिन वजह पेड़ों को काटते जाते। यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता था क्योंकि ना तो उन्हें डोंगी बनानी पड़ती थी, ना ही जंगली शहद इकट्ठा करना था, और ना ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसे आकार दे दिया गया, और जमीन में गड्ढे बना दिए गए। बहुत भारी भरकर इमारतें तैयार करती चली गई। पहले पहल उन्होंने इस साफ सफाई की तुलना किसी पवित्र आनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की। संभवतः उन्होंने ये सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा। इससे उन्होंने पूरी तरीके से दूर रहना अच्छा समझा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद दारू उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राज्य के अपहरण भी ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। तो सिडनी का जो एक इलाका है वहाँ पे किस तरीके से अंग्रेज आए, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे कब्जा जमाया और जो आदिवासी वहाँ से भागे हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब देखो इससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन क्या बनेंगे? छोटे-छोटे क्वेश्चन है सिंपल से कि उपरोक्त पंक्तियों का वर्णन किसके बारे में है तथा कब किया गया है? तो सिडनी के एक इलाके के बारे में है, 1790 में किया गया। दूसरा है आदिवासियों के उत्पादन को नष्ट करने के क्या दुष्परिणाम हुए? तो सबसे पहला मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हजारों लोग भूख की वजह से मरने लगे। दूसरा है नवागंतुक द्वारा किए गए कार्य से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो नवागंतुक जो थे वो बिना वजह पेड़ काटते थे, जिससे आदिवासी ना तो डोंगी बना सकते थे, ना ही तो जंगली शहद इकट्ठा कर सकते थे, ना ही जानवर पकड़ सकते थे। इन्होंने ये सोचा कि किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण जो है उसके लिए कर रहे हैं, कोई जलसा होगा उसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब उनको वहां से भगाने की एक साजिश थी। इस तरीके से आप इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, काफी छोटा था ये वाला सिडनी के इलाके का वर्णन। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरी सिडनी 1790। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है, और इसके आंसर भी साथ ही में लिखे हुए। तो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 11 से है। फुकुजावा युकिची, इसे हमने एक अभी जो सैंपल पर अपलोड किया था उसमें भी देखा था फुकुजावा युकिची के बारे में। तो देखते हैं, इनका जन्म एक गरीब समुदाय परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में काम के रूप में गए। इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं, एक नॉर्मल से जो आम बोलचाल वाली भाषा होती है उसमें लिखा। ये किताब काफी लोकप्रिय हुई। इन्होंने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जो आज के ओ किसके नाम से, क्यो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरुकुशा संस्था के मुख्य सदस्यों में से एक थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन, उसमें इन्होंने जापानी ज्ञान की काफी कड़ी आलोचना की और ये कहते हैं कि जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए और कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को बढ़ावा दिया जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उनके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था स्वर्ग ने इंसान को इनका देखो सिद्धांत क्या था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, ना ही इंसान के नीचे बनाया। ठीक है, तो ये हो गए फुकुजावा युकिची के कुछ विचार। अब वो विचार क्या है, इनके आधार पे अब क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे जाएंगे। वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इसमें नहीं दे रखा है कि फुकुजावा युकिची जापान के किस काल के प्रमुख बुद्धिजीवी में से एक है। ये आपका आंसर इसमें नहीं दे रखा है। तो ये है मेजी काल के। अब ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आपका। मेरुकुशा क्या है? तो मेरुकुशा एक शिक्षा संस्था है जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, इससे उनका क्या तात्पर्य है? तो इससे उनका तात्पर्य यह है कि जापान के अंदर जितने भी एशिया के गुण हैं, जितने भी एशिया के नियम हैं, उसे अपने देश से निकाल देना चाहिए और जो पश्चिमी संस्कृति है उसे अपनाया जाना चाहिए, जिससे एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, जापान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी आपका नहीं है इसमें। तो जापान क्या है? एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। होशु, क्योशु, शिकोकू, होक्काइडो ये मुख्य द्वीप है यहाँ पे। ये एक बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या जो जापानी है। यहाँ पे पशुपालन नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो खेती है वो मुख्यतः फसल उसकी चावल होती है। ठीक है, समझ में गया आप सभी को ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से? तो हमारा ये कुछ चैप्टर नंबर 11 का फुकुजावा युकिची फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है फुकुजावा युकिची 1835 टू 1901 इस तरीके से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इनके जो आंसर भी है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ अगला वाला। अगला चैप्टर नंबर 7 से आपका ये विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का किस तरीके से समर्थन किया। तो देखो, इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे यानी कि जो पुरोहित हैं वो लोगों के अंतःकरण में बने
बने रहें जिससे उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत वो लोग उन पर चलते रहें, जिसकी रहते उनकी आकांक्षाएं अमृत लोलुपता पूरी हो चुके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सकें, जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट अनुवाद करने की प्रेरणा दी। मुझे अपने अनुभवों से ये ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास अपने धर्म ग्रंथ मातृभाषा में अनुवाद उनका उपलब्ध ना हो। इन अनुवादों से वे अपने धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो न्यू टेस्टामेंट है वो किसके द्वारा अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा? विलियम टिंडेल के द्वारा। अब इनके कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली। कौन कौन से 3 क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ को मातृभाषा में अनुवाद करना आवश्यक क्यों? तो धर्म ग्रंथ के ज्ञान के अनुसार, यानी धर्म ग्रंथों के ज्ञान के लिए, दुनिया में अंधकार जो फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए, पुरोहित वर्ग जो है उसके चंगुल से निकलने के लिए, अंधविश्वास और झूठे जो धर्म सिद्धांत है उनके खंडन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, पाप स्वीकारोक्ति क्या है? तो देखो ये आपका आंसर जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पाप स्वीकारोक्ति क्या है? तो पादरियों का लोगों से धन इकट्ठा करने का सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति। यानी कि ये ऐसा कहा जाता था कि जो व्यक्ति उसके लिए किए गए जो पाप हैं उससे छुटकारा मिलता था, इस पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज थे, ठीक है। अब देखो टॉमस मोर और इरेमस कौन थे? बेसिकली देखो ये प्रोटेस्टेंट जो सुधारवाद है उसी से संबंधित है। तो ईसाई मानवतावादी थे, जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेमस ये। और इनका मानना ये था कि चर्च जो है वो एक लालची, साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली एक संस्था बन गई है। तो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है बच्चों तो लाइव चैट में, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए ये सब सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। बात करें इंग्लिश मीडियम में तो आप देख सकते हैं आपके लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, विलियम टेंडे सपोर्ट प्रोटेस्टेंटिज्म इन दिस वे। तो किस तरीके से किया उन्होंने समर्थन, ये देख सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका ये वाला। अब देखते हैं अगला। तो अगला है चैप्टर नंबर 9 से D.H. लॉरेंस का। D.H. लॉरेंस का ये आपका, इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। देखो ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार D.H. लॉरेंस 1885 से 1930 डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थित एक गांव में आए। ऐसे परिवर्तन का इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य ही एक छोटा गांव रहा होगा जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी। खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों में छिटपुट कतारें थी और पुरानी खान मालिकों के आवास थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने पहला बड़ा शेप लगाया और औद्योगिक कोयला खान की पहली वास्तविक मशीन भी लगाई। उद्योग मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई थी और फिर नटिंघम रोड के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी और नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी नई इमारतें कहा जाता है। भट्टी जो थी वो काली गली में खुलने वाली छोटे छोटे 4 कमरों और घरों की कतारें जिनकी पीठ चौकोर निर्जल स्थान की ओर थी, बेरोकों के बाड़ों की तरह बंद कर दी गई और ये सब बड़ा अजीब लगता था। यह सब इस तरीके से। तो D.H. लॉरेंस के द्वारा जो यहाँ पे बात कही गई है उसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको आपको पढ़ के इसलिए बता दिया क्योंकि आप तो शायद, मैं बोलूंगा कि आप पढ़ दो हिंदी में तो शायद आप ना पढ़ो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अच्छा तरीका लगा नहीं है पढ़ाने का। चलो अगला देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है उपयुक्त अनुच्छेद किस लेखक का है? तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन के निबंधकार उपन्यास D.H. लॉरेंस का है। लेखक के गांव के विषय में क्या विचार थे? तो गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां थी। खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें हुआ करती थी। पुराने खान जो थे वो मालिकों के आवास हुआ करते थे, इस तरीके से। थर्ड क्या है, गांव में कोयला खान की मशीनरी लगाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? तो मजदूरों के रहने के जो छोटे छोटे घर थे उनकी कतारों को हटा दिया गया। साथ ही साथ
नटिंघम रोड के साथ में छोटी-छोटी दुकानें खुलने लगी। नीचे ढलान में कंपनियाँ जो थीं वो खुलने लगीं और जो नई-नई इमारतें थी वो बनाई जाने लगी, जिसे आज वर्तमान में भी नई इमारतें कहा जाता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से। अब देखो इंग्लिश की मीडियम के जो बच्चे हैं डी.एच. लॉरेंस, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए आसानी तरीके से। ठीक है? अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। अब आता है यहाँ पे विलियम मैकाइलिश अमेरिका से पहले का दिन। अमेरिका से पहले का दिन मतलब कि अमेरिका की पूर्व संध्या, यानी कि जब यूरोपीय लोग आए और इससे महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया, यानी कि अमेरिका का नाम पहले अमेरिका नहीं था, जब यूरोपीय लोग आए थे तब इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका के नाम पड़ने से पहले, यूरोपियों के आने से पहले की ये संध्या है। ठीक है? तो अमेरिका की पूर्व संध्या से ठीक पहले एक विविधता हर जगह पसरी हुई थी, यानी फैली हुई थी। लोग 100 से ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में जो मुश्किल हो, वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसका इस्तेमाल देखभाल करने के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीकों का अनुभव चुनाव पर निर्भर करता था। सांस्कृतिक और मानसिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना करते हैं और साथ ही साथ कुछ संस्कृतियों को शताब्दियों तक कायम भी रखा गया था। तो इस तरीके से विलियम मैकालिश के द्वारा जो अमेरिका से ठीक एक दिन पहले का जो संध्या है, उस संध्या का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उस संध्या से संबंधित, देखो। सबसे पहला है कि ताकतवर और श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में क्या मददगार बने, तो अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस और उनके अधिशेष। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे कब और कहां से आए थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आए जरूर थे। तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे आए थे 30,000 साल पहले, और कहां से, बोरिंग स्टेट्स के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। अब देखो रहन सहन के बारे में भी इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन एक दो पॉइंट आप इसमें से उठा सकते हैं। अब पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, ये लोग नदी घाटे के साथ साथ बने बने गांव में समूह बनाकर रहा करते थे। वे मछली, मांस खाया करते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में बाइसन, जो एक जंगली भैंस होती है, उसकी यात्रा, उसके लिए लंबी यात्रा पर शिकार के लिए जाया करते थे। तो इस तरीके से आपको ये आंसर भी, ये जो सोर्स है आपका, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ पे देख सकते हैं विलियम मैकाइलिश द डे बिफोर अमेरिका। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप इसे। क्वेश्चन दिखा दूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, सेकंड आपका ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका चैप्टर नंबर 11 से, जापानी भाषा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से है जापानी भाषा। गाइस लाइव चैट में बताओ या फिर कमेंट करके बताओ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं, और कोई छोटा मोटा डाउट है तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, और बाकी मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझाएगा। ठीक है, जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती थी। इनमें से एक कांजी, जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली थी। चूंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग थी, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना जो नारी थी वो सुलभ समझी जाती थी, क्योंकि हेयन काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल किया करती थी, जैसे कि मुरासाकी। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों हिरागाना और कताकाना को मिलाकर लिखी जाती थी। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा होता था, बाकी का हिरागाना से। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफी तेजी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या यूरोपीय भाषा अपना लें, या फिर दोनों में से कुछ भी, मतलब इन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया था। तो जापानी भाषा के बारे में क्या बातें कही गई हैं वो आपको समझ में आ गई। अब इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसको समझिए, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं कि कांजी लिपि जापानियों ने किस देश से उधार ली थी और कब, तो कहाँ से ली थी, चीनियों से 6ठी शताब्दी में। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती थी, क्यों, क्योंकि ये हेयान काल में बहुत सी लेखिकाओं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि मुरासाकी। ठीक है, 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं के नाम बताओ, तो एक हिरागाना है, एक कताकाना है। सिंपल सा, ये तो बहुत ही आसान सा था ये वाला, इसको आपको ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो जापानी भाषा समझ में आ गया। अब देखो जैपनीज लैंग्वेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप ये पढ़ लीजिए इस तरीके से। और इसके आंसर की बात कर लें तो आंसर आपके यहाँ पे ये लिखे हुए, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं। अब अगला है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, निकेलो मैकियावेली। इनका क्या है, तो अपने ग्रंथ दी प्रिंस 1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते थे, तो इनके गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या फिर निंदा के योग्य बनते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और कुछ को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, अन्य को लोभी, कुछ लोगों को निर्दयी कहा जाता है तो कुछ को दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा घमंडी होता है। एक व्यक्ति कामुक तो दूसरा पवित्र होता है। एक निष्कपट होता है तो दूसरा चालाक होता है। एक अड़ियल तो दूसरा लचीला, एक गंभीर तो दूसरा छिछोरा, और एक धार्मिक तो दूसरा संदेह इत्यादि। ये इन्होंने जो प्रशंसा के या फिर निंदा के योग्य है वो क्या उदाहरण है ये समझा है। मैकियावेली मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं जो होती है वो अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना ही स्वार्थ देखता है। तो निकोली मैकियावेली क्या कहते हैं एक मनुष्य के बारे में, मनुष्य के स्वभाव के बारे में, ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त विवरण जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है और उसके लेखक का क्या नाम है। तो सिंपल सी बात है, लेखक कौन है, मैकियावेली। और कौन सी पुस्तक है, जो ग्रंथ है उनका दी प्रिंस। निकोली मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेक गुण देखे जा सकते हैं जिसके कारण वे प्रशंसा या फिर निंदा के योग्य बनते हैं। जैसे कुछ को दानी माना जाता है, कुछ को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, कुछ को लोभी, कुछ निर्दयी, कुछ दयालु, एक व्यक्ति विश्वसनीय दूसरा घमंडी, एक कामुक तो दूसरा पवित्र। तो वो अपने इन स्वभाव की वजह से ही उनकी प्रशंसा और निंदा के कारण बनते हैं। तीसरा है, मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण क्यों रह जाती है, क्योंकि मैकियावेली जो वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो सभी बुरे हैं और ये अपने स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। जो और साथ ही से जो मनुष्य हैं उनकी इच्छा पूर्ण होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है अपना ही स्वार्थ देखना। जो भी कार्य करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, ये इसके कारण है सबसे बड़े। तो ये चीज आपको समझ में आएगी निकोली मैकियावेली के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उससे आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो क्वेश्चन है आपके वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं अगला वाला। अगला हमारा चैप्टर नंबर 9 से, एडवर्ड कारपेंटर एक विनिर्माणकारी नगर। एडवर्ड कारपेंटर एक विनिर्माणी नगर, क्या कहते हैं ये, देखो एडवर्ड कारपेंटर ने 1861 के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में इस स्थिति का वर्णन किया, इस प्रकार किया था। कैसे, जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे जो मानो नरक के किसी दरवाजे से भूतों की तरह आ रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे, और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे, और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था तभी मेरी नज़र दरवाजे के पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहां महलनुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी जिनकी बदौलत वे धनवान थे देखकर मुंह बिचक रहे थे। यह सब देखकर मेरी रूह कांप उठी। तो ये एडवर्ड कारपेंटर के द्वारा जो एक विनिर्माणकारी इनकी जो कविता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अब क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त विवरण के लेखक एडवर्ड कारपेंटर, लेखक ने ऐसा क्यों कहा जिससे उसकी रूह कांप उठी। तो इसकी रूह इसलिए कांप उठी कि एक तरफ धुएं के काले काले बादल जो सूरज धुएं के काले काले बादल जो सूरज को ढक रहे थे, कूड़े के बड़े बड़े ढेर, भद्दे मकान, काली नदी देखी। दूसरी तरफ अमीर लोग जो उच्च जीवन को देखकर
वो अमीर लोगों का जो उच्च जीवन था और गरीब लोगों का जो निम्न जीवन था उसको देखकर उसकी रूह कांप उठी। तीसरा, औद्योगिक क्रांति का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कहीं न कहीं इस ये जो पैसेज है इसमें मजदूरों के बारे में भी बातें कही गई हैं। अब उन बातों में से आप कुछ उठा लें, जैसे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 वर्ग, एक मालिक, एक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। काम के निम्न तरीके थे जिनकी वजह से लोगों की निम्न आयु में मृत्यु हो जाती थी। अधिकतर मौतें जल और वायु की प्रदूषण की वजह से हुआ करती थी। ठीक है? सरकार और चिकित्सकों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरीके से ये भी आपका जो पैसेज था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? गाइस देखो, लाइव चैट में आप जो है बता सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें, या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं यस सर कि हमें सारी की सारी चीज़ें जो आप समझा रहे हो वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो एडवर्ड कारपेंटर हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिटी, ये जो पोयम है उस पोयम के बारे में क्या-क्या बातें कही गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला वाला। तो अगला है महान मुखिया का संदेश। क्या संदेश है महान मुखिया का? इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है। तो कुछ ज्यादा उम्मीद वह हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस जमीन को खरीद जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान ना होगा क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी ही नहीं, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको यह जमीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, यानी कि पवित्र है, पवित्र ही बनाए रखें। और उसके जो तालाब हैं, तालाब के निचोते हुए पानी में दिखता हर भूत है प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी का कलकल मेरे पिता की आवाज है। तो एक महान मुखिया का जो संदेश है और जो गांव के लोग हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं अब उसे समझिए। पहला क्वेश्चन है महान मुखिया जो है इसका संदेश क्या है? तो उसका संदेश ये है कि वह हमारे यानी कि लोगों की जमीन को खरीदना चाहता है, जिसके बदले वो उनके लिए कोई ऐसी जगह बना देंगे जहाँ से वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा, मूल निवासियों को अपनी जमीन व संसाधनों के प्रति लगाव क्यों था? क्योंकि वह जमीन उनके लिए पवित्र थी, जिनसे वो भोजन उगाकर अपना पेट भरते थे और ये उनके पुरखों की देन थी, इसलिए उनका लगाव था। दूसरा, धाराओं और नदियों में बहता चमकीला पानी सिर्फ पानी ही नहीं था। क्यों नहीं था? स्पष्ट करें। क्योंकि मूल निवासियों का मानना था कि हमारी जमीन पवित्र है। उस जमीन पर उसके जो तालाब है, उसमें जो पानी है, उसमें जो प्रतिबंध दिखता है वो उनकी जनता की घटनाओं के बारे में है। और जो पानी जो कल-कल करते हुए जा रहा है वो मेरे पिता की आवाज है, इस तरीके से। ठीक है? समझ में आ गया आप सभी को ये महान मुखिया का संदेश? अब देखते हैं अगला। अगला नहीं, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। ग्रेट चीफ मैसेज। तो ग्रेट चीफ का मैसेज क्या है वो आप देख सकते हैं और इसके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, और जो आंसर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन तरीकों से आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए। अब देखते हैं अगला वाला। अगला है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली औद्योगिकरण के रास्ते इस चैप्टर से है बेसिकली। और ये परीक्षा प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? जो मेजी सरकार थी उसके द्वारा। ठीक है? तो अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश ज्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर 2 या 3 साल में आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 या 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा वाले व्यक्ति बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,333 सैन्य प्रांतीय डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। लेकिन देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे। इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी ही नहीं थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूंकि यह क्लासिकी चीनी सीखने के हुनर पर आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नहीं आती थी, इसलिए 1905 में
इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। तो यानी कि परीक्षा प्रणाली थी क्या, उसके क्या बदलाव हुए, उसके बाद इसे किस तरीके से खत्म किया गया, तो उसी से संबंधित ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चीन में अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश परीक्षा प्रणाली का वर्णन करें। तो उसमें क्या होता था कि ये इम्तिहान के जरिए प्रवेश होता था। बेसिकली 8 भाग वाला इसमें एक निबंध लिखना होता था आपको, जो कि शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा प्रणाली 2 से 3 साल में हर बार आयोजित की जाती थी। यदि आप पहले स्तर पर जो परीक्षा होती है उसको पास कर लेते हैं, तो आप 24 साल की उम्र तक एक जो निचले कुलीन वर्ग होता है उसका जो सदस्य है वो बन सकते हैं। उसके बाद चीन में यह प्रणाली कब और क्यों समाप्त की गई? तो चीन में यह प्रणाली क्लासिकी चीनी सीखने के हुनर पर आधारित थी, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नहीं थी, इसलिए इसे 1905 में खत्म कर देगा। तो क्यों और कब समझ गए। थर्ड क्या है कि चीनी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 1911 चीन की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग वंश की समाप्ति हुई और चीन गणतंत्र बन गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस का अनुकरण किया और राजतंत्र को सदा के लिए अंत कर दिया। चीनी क्रांति क्या है कि फ्रांस का अनुकरण करते हुए जो चीन है उसमें राजतंत्र को सदा खत्म करने के लिए चीनी क्रांति हुई। अब ये कैसे सफल हुई ये आपको समझा देंगे। तो परीक्षा प्रणाली क्या थी, चीनी क्रांति क्या थी, जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए। अब एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था वहाँ का, जापान का, तो वो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जापान का, चीन का जो भी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, देन थर्ड का आंसर। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दे लिखते हैं अगला वाला। तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 से जोवानो पिको डेला मिरांडोला। ठीक है, नाम भी बड़े अजीब अजीब से। तो बहुत छोटा सा है ये कि ये एक मानवतावादी थे। ठीक है, जिन्होंने दी ऑन दी ऑफ मैन ये पुस्तक लिखी थी। इसमें एक वाद विवाद लिखा था। क्या, प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। उसी तरह जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग को ताकत बनाने के लिए जो शब्द है, जो दंगल है, उसको उतारना उसमें जरूरी है। इसमें दिमागी ताकत तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आप जो वो अधिक तेजस्वी भी बनते हैं। तो ये क्या होगी, इनके विचार। अब क्वेश्चन आंसर देखो, उपयुक्त विवरण किस पुस्तक से लिया गया है एवं इसके लेखक कौन है। तो सिंपल सी बात है, किस लेखक का नाम क्या है, जोवानो पिंको डेल्ला मिरांडोला, और पुस्तक का नाम क्या है, ऑन दी ऑफ मैन। प्लेटो अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज के विचार लिखिए। तो सत्य की खोज में हमेशा जुटे रहना चाहिए, साथ ही साथ जहां तक हो सके विचार गोष्ठियां जो होती हैं उसमें जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। मानवतावादी अध्यापक किन्हें कहते हैं। तो विश्वविद्यालयों में जो व्याकरण सब्जेक्ट है, जो अलंकार सब्जेक्ट है, जो कविता है, जो इतिहास है, जो नीति दर्शन है, ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मानवतावादी अध्यापक कहलाते हैं। और ये जो विषय है वो धार्मिक नहीं होते बल्कि कौशल पर आधारित होते हैं, जो कि व्यक्ति के लिए कौशल, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जोवानो पिंको डेल्ला मिरांडोला का ये जो विचार है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड, इस तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को ये वाला भी और ये वाला भी। अब आता है हमारा सबसे आखिरी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 से है, जुनूबू का सर्वेक्षण। क्या सर्वेक्षण होता है जुनूबू से। तो 1930 में जुनूबू में किए गए सर्वेक्षण में माओ त्से-तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तु में स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियों, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और वैश्याओं, धार्मिक संगठनों की मजबूतियों, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100-200 यूनान पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण उन्हें नहीं मिले हैं, क्योंकि जरूरत मजदूरों की थी, लैंगिक शोषण की नहीं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके भी पेश किए। तो जुनूबू का क्या सर्वेक्षण था ये आपको समझ में आया। अब इसके क्वेश्चन आंसर समझिए। तो पहला है,
आंकड़ों के अनुसार किसानों ने अपने बच्चों को कितने यूनान में बेच देते थे? तो 100 से 200 युआन में। ठीक है। जुनूबों का सर्वेक्षण में क्या सम्मिलित था? तो 1930 में जुनूबी सर्वेक्षण किए गए, उसमें माओ सेतुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं, स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियां, छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, लोहार और वैश्याओं, धार्मिक संगठनों की मजबूतियां, इन सभी का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। माओ सेतुंग कौन था? तो ये चीनी साम्यवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके प्रमुख नेता थे, और क्रांति के कार्यक्रमों को किसानों पर आधारित ये किया करते थे, और इन्होंने एक अलग रास्ता चुना था और इन्हें इसकी सफलता भी मिली थी, और इन्होंने कोमिंतांग जो था उस पर फाइनली जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो इस तरह ये जो था हिंदी में खत्म हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं। ये रहा आपका जुनूबो सर्वे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनके जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है। तो जितने भी आपको आज के जो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो देखो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे समझाए गए हैं। कमेंट बॉक्स में या लाइव सेक्शन में लिख सकते हैं सर जो आपने आज समझाया वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और बाकी आपकी जो इंपॉर्टेंट और वीडियोस है वो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे ताकि आपका जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है उसके संबंधित आपकी जो हेल्प है वो और अच्छे से हम कर सकें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और जो वीडियोस आ रही हैं उनको अच्छे से देखें, समझें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो और अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और हमारी तरफ से आपको तैयारी करने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।